नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज सबसे पहले लोकसभा चुनावों के पहले सरकार और विपक्ष के तेवर जो आक्रामक होते नजर आए, बात उसकी होगी। मोदी सरकार ज्यादा अग्रेसिव है और इसी के लिए आज लोकसभा में श्वेत पत्र जारी किया गया ताकि यूपीए सरकार के कार्यकाल और उनकी आर्थिक नीतियों का काला चिट्ठा जनता के सामने रखा जा सके। इस श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल और उनकी आर्थिक नीतियां, उनके कुप्रबंधन को आंकड़ों के साथ दिखाया। श्वेत पत्र में यह बताया गया कि यूपीए सरकार आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में बुरी तरीके से फेल रही है। इसकी डिटेल्स आपको देंगे। और दूसरी खबर किसान आंदोलन को लेकर। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 149 गांव के हजारों किसानों ने अपनी मांग को लेकर दिल्ली के लिए कूच किया। अलग अलग मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए और किसानों के इस महाकूच से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर संग्राम मचा रहा। दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में कई किलोमीटर तक लंबा जाम रहा, जिस वजह से आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर आपको झारखंड भी लिए चलेंगे क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश में है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान कहा कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ईडी ने कोर्ट को जो व्हाट्सएप चैट्स दिखाए, उसके बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आने लगी हैं। आइए खबरों की शुरुआत वंदे भारत में तफसील से करते हैं। सबसे पहले बात श्वेत पत्र की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी सत्र इस वक्त चल रहा है और इस सत्र में मोदी सरकार पूरी तरीके से अग्रेसिव मोड में है। विपक्षी गठबंधन खासकर कांग्रेस को लगातार अटैक कर रही है। मोदी सरकार की तरफ से आज लोकसभा में श्वेत पत्र जारी किया गया, पेश किया गया। एनडीए सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र को पेश किया। सरकार ने यह श्वेत पत्र यूपीए सरकार के दौरान कथित आर्थिक कुप्रबंधन और इसके खिलाफ लेकर यह जारी किया गया है। श्वेत पत्र के जरिए यह बताया गया कि साल 2014 से पहले, यानी कि मोदी सरकार बनने से पहले, इसको थोड़ा सा और आसानी से आपको बता देती हूं, 2004 से 2014 यानी कि यूपीए सरकार का कार्यकाल और 2014 से 2024 यानी कि मोदी सरकार का कार्यकाल, इनकी कंपैरेटिव स्टडी रखी गई। किस तरीके से शासन, आर्थिक और राजकोषीय संकट उस दौरान नजर आया और अब के क्या हालात हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया कि आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मोदी सरकार की तरफ से कदम क्या क्या उठाए गए, इसकी डिटेल्स भी दी गई है। तो श्वेत पत्र में आखिर क्या क्या शामिल किया गया है, किन किन बिंदुओं का फोकस श्वेत पत्र में है, आप इसको भी जरा समझ लीजिए। यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव को कमजोर किया। यूपीए काल में रुपए में भारी गिरावट दर्ज हुई, इसका जिक्र किया गया। इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर संकट में नजर आया। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी दर्ज की गई, भारी कर्ज लिया गया और राजस्व का गलत इस्तेमाल हुआ। ये शामिल किया गया इस श्वेत पत्र में। बीजेपी के इस श्वेत पत्र से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया, यानी कि ब्लैक वर्सेस व्हाइट की फाइट। इस पेपर में कांग्रेस ने तमाम मुद्दों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताई गई 4 जातियों पर फोकस किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 57 पेज का यह ब्लैक पेपर जारी करते हुए इसे 10 साल अन्याय काल का नाम दिया। कांग्रेस ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलताएं छिपाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी और यह कहा कि विपक्ष का ब्लैक पेपर हमारी 10 साल की उपलब्धियों पर काला टीका है। हाल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है, काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। आगे बढ़ते हैं, बात किसानों के आंदोलन की करेंगे। खबर यह है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका है।
करीब 6 घंटे तक किसानों ने सड़क पर यह प्रदर्शन किया। आंदोलन खत्म होने के बाद जाम खुलने की नौबत आई। आखिरकार लोगों को राहत मिलने की नौबत आई, लेकिन आज सुबह से लेकर शाम तक जाम से आम लोग काफी परेशान हुए और काफी नुकसान होने की इससे संभावना भी है। वैसे एक रिपोर्ट ये बताती है कि देश में जो जाम लगता है उससे सालाना लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ये डिटेल रिपोर्ट आपके साथ। किसानों का संग्राम, जाम से लोग परेशान। किसान आंदोलन से दिल्ली एनसीआर का सिस्टम है। थैंक यू विकास जी। जाम से नुकसान कौन करेगा भरपाई? एक बार फिर से किसान अपनी मांग को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। सड़कों पर उतर आए, नोएडा से दिल्ली कूच कर गए। किसान आंदोलन के चलते प्रशासन एक्शन में है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है और इस आंदोलन का सीधा असर आम लोगों पर पड़ा। घंटों तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। हम आया फ्लाईओवर है, वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो करार उनसे किया गया उसको वादा उसको पूरा किया जाए। तमाम देखिए यहाँ पर गाड़ियां, लोगों को दो चार इन समस्याओं से होना पड़ रहा है। घंटों जाम की समस्या है। बातचीत करने की लोगों से जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि ये लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर फंसे हुए थे, लेकिन इस वक्त तो हम थोड़ा सा मूवमेंट देख सकते हैं कि गाड़ी कब से आप यहाँ पर फंसे हुए हैं? मैडम 3 घंटा हो गया मैम। 3 घंटा हो गया है। जी चौक से आ रहे हैं, परी चौक ग्रेटर नोएडा से आ रहे हैं। 3 घंटे हो गए हमें। अच्छा, ना कोई पुलिस है ना कुछ है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्यों जाम लगा है? नहीं है, कुछ नहीं मालूम, कोई नहीं बता पा रहा। 3 घंटे से ये लोग फंसे हुए हैं। दरअसल किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। बाइक्स तो फिर भी साइड से निकल जा रही है, लेकिन जो कार हैं, जो गाड़ियां, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 घंटा हो गए जाम में होते लगते हमें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाना था, कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाना था, कुछ बच्चे हैं स्कूल से आए हैं। ये देखिए बसेस हैं, हालांकि बसेस तो खाली आ रही है, लेकिन लोग ये जरूर बता रहे हैं कि किस तरीके से भारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। किसान आंदोलन की वजह से पुलिस ने दिल्ली जाने वाले रास्ते बैरिकेड कर दिए हैं। आने जाने वाली हर एक गाड़ी चेक करने के बाद आगे जाने की इजाजत दी जा रही है और चेकिंग की वजह से यातायात काफी धीमी गति से चल रहा है। ये तो हुई दिल्ली एनसीआर की बात, लेकिन जाम से देश भर का हाल बेहाल रहता है। हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं है। केवल राजस्व का नुकसान नहीं होता, बल्कि जाम की वजह से कई लोग वक्त पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते और उनमें से कईयों की जान तक चली जाती है। ट्रैफिक जैम से प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। प्रदूषण बढ़ने से अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ती हैं। हार्ट संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ट्रैफिक जाम का सबसे ज्यादा असर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पड़ता है। यहाँ पर साल भर ट्रैफिक जाम का असर दिखता है, लोग परेशान होते हैं। बेंगलुरु देश का सबसे कंजस्टेड शहर है। यहाँ पीक आवर्स में एक साल में करीब 11 दिन ड्राइविंग में ही खत्म हो जाता है। साल भर में औसतन 132 घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं। आलम यह है कि 10 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए 28 मिनट खर्च करने पड़ते हैं और इस दौरान वाहनों की एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बेंगलुरु की तरह पुणे का भी हाल है। यहाँ भी साल भर लोग ट्रैफिक जाम से परेशान रहते हैं। पुणे में पीक आवर्स में एक साल में करीब 11 दिन ड्राइविंग में ही बीत जाता है। साल भर में औसतन 128 घंटे लोग जाम में फंसे रहते हैं। 10 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए 27 मिनट 50 सेकंड खर्च होते हैं। इस दौरान एवरेज स्पीड 19 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ भी ज्यादातर सड़कों पर ओवर ट्रैफिक रहता है, खास करके दफ्तर जाने या फिर दफ्तर से घर लौटने के दौरान कुछ किलोमीटर की दूरी में कवर करने में घंटों लग जाते हैं। दिल्ली में पीक आवर्स में एक साल में करीब 8 दिन ड्राइविंग में ही खत्म होता है। साल भर में औसतन 81 घंटे ट्रैफिक जाम में लोग फंसे रहते हैं। 10 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए 21 मिनट 40 सेकंड खर्च होते हैं। इस दौरान एवरेज स्पीड रहती है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की। ट्रैफिक जाम से देश को सालाना लाखों करोड़ का नुकसान होता है। केवल 4 बड़े शहरों में
सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। जाम से दिल्ली में सालाना 79,665 करोड़ का नुकसान, माया नगरी मुंबई में सालाना 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान, बेंगलुरु में सालाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और कोलकाता में 16,500 करोड़ रुपए का नुकसान। ट्रैफिक जैम से लोग परेशान हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इस पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्त में है। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जो हेमंत की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दरअसल ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दाखिल रिमांड आवेदन में एक व्हाट्सएप चैट को अटैच किया है। इसमें हेमंत सोरेन और उनके करीबी विनोद सिंह के बीच बातचीत है। इस चैट में ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर रिश्वत तक हर तरीके की बातों का जिक्र भी है। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया है? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर अगर है हिम्मत सदन में तो कागज प्रकट कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दूंगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उन्होंने करप्शन नहीं किया, बल्कि उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को जो व्हाट्सएप चैट दिखाए, उससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। व्हाट्सएप चैट में हेमंत सोरेन का काला चिट्ठा सामने आया कि कैसे उन्होंने पद पर रहते हुए करप्शन किया। 539 पेज की व्हाट्सएप चैट में कई खुलासे हुए। चैटिंग में ट्रांसफर, पोस्टिंग का जिक्र, घोटाले की कई डिटेल, रिश्वत की रकम की चर्चा, कमीशन खोरी के सबूत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कासिम खान दोस्त विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैटिंग हुई और इसी चैटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कई सारे राज सामने आए। चैट में बोकारो और चाईबासा जेल सुपरिटेंडेंट के ट्रांसफर से जुड़ा कागज भी मोबाइल से बरामद हुआ। कागज में ट्रांसफर, पोस्टिंग का रेट लिखा है। विनोद ने 7/6/2020 को हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप किया था, जिसमें लिखा था कहीं का डीसी बना देना, नो रिलेशन, प्योर कमर्शियल। ये चैट 7 जून 2020 की है। इसी व्हाट्सएप चैट में आगे लिखा है, भाई अभी तक जितनी भी सिफारिश की है किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया। काम होने के बाद जैसा आदेश होगा आपका, लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज कुछ केस कंसिडर कर लेना। आई विश हम भी छोटे से सिस्टम का पार्ट होते। इस व्हाट्सएप चैट में कई अधिकारियों के नाम पर करंट पोस्टिंग के साथ वो कहां पोस्टिंग चाहते हैं, इसकी डिटेल भी विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन को व्हाट्सएप की हुई है। हेमंत सोरेन भले ही अपने आप को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन जांच एजेंसी ईडी के हाथ जो व्हाट्सएप चैट है, उसके बाद माना जा रहा है कि मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ मांझी का कहना है कि हेमंत सोरेन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। बहुत जल्द माननीय हेमंत सोरेन जी वापस आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी मतलब एलिगेशन है जिसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है, उस पर उन्होंने साफ कहा है कि उसका कोई एविडेंस है नहीं और वो सारे झूठे केसेस हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है फिर वापस आएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी नहीं एक परिवार मानते हैं हम लोग उससे, तो मिलजुल कर काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहे जितना भी दावा करे, लेकिन ईडी के हाथ जो सबूत लगे हैं, उससे पूर्व मुख्यमंत्री को अपने आप को बचाना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।